तो आज है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, क्या है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर जो क्या था, 3rd था। लेक्चर नंबर 3rd 2 पार्ट में हो गया। ठीक है, किसी कारण बस क्या था, लेक्चर नंबर 3rd को रोकना पड़ा था। तो लेक्चर नंबर 3rd का जो कंटेंट था, ठीक है, उसको किस में कवर किए थे, थोड़ा सा लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो वहां तक क्लियर है सब, वहां तक क्लियर है। अब क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 तक हमारा क्या क्लियर, ये सारा टॉपिक कवर हुआ था। फर्स्ट क्या हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में लाइफ स्पैन, उसके साथ साथ स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में क्या कवर हुआ था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो वहां तक कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, नहीं दिक्कत है। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, और बाकी इस चैप्टर का अभी जितना भी लेक्चर बचा हुआ है उसमें क्या कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने फेज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फेज होते हैं, वो फेज होता क्या है, तो क्या कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर है ये 5th। ठीक है, आज क्या इसका बस कवर करेंगे बेसिक। अच्छा, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्या कवर किए थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इन्वॉल्व कितने पेरेंट्स होते हैं, बस एक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2। ठीक है, तो इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे कितने पेरेंट, 2। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इसमें क्या बनेगा, मेल एंड फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, इसी वजह से इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक पेरेंट हो गया मेल, दूसरा क्या हो गया फीमेल। ठीक है, इन दोनों का क्या चाहिए होता है, गैमीट चाहिए होता है। फिर गैमीट क्या होगा, उसका फ्यूजन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ये आगे का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें कितने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मतलब गैमीट के लिए यूज किया गया, और जेनेसिस मतलब उसका बनना। ठीक है, उसके बनने का प्रोसेस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो गैमिटोजेनेसिस को खैर बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, गैमीट फॉर्म्ड बाय सेम इंडिविजुअल और 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले क्या बोला कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो गैमीट बना, हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल से बने, या मे भी दूसरे केस में पॉसिबल है कि उसमें कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, 2। ठीक है, अब ये कैसे, एक इंडिविजुअल कब ये इन्वॉल्व होगा, जब मेल पार्ट, ठीक है, क्या होगा, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होगा, एक ही इंडिविजुअल्स में होगा। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, क्या होता है, फ्लावर होता है। तो फ्लावर में हम क्या पढ़ेंगे, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। तो कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, कुछ फ्लावर ऐसा होता है जिसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है, मान लो कोई एक हमारे पास क्या है, फ्लावर, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है, मान लो हमारे पास ये एक प्लांट है, नीचे ही समझ लो, ये क्या है, एक प्लांट है। इस पे जो फ्लावर प्रेजेंट है, इस पे जो फ्लावर प्रेजेंट है, इस पे क्या होगा, ये तो ये क्या हो गया, प्लांट का फीमेल पार्ट। ये क्या है, फीमेल पार्ट। अभी इस पार्ट को डिटेल में समझेंगे किसमें, सेकेंड चैप्टर में, क्योंकि पूरा हमारा किस पे है, प्लांट पे ही है। अब ये क्या है, मेल पार्ट, जिसको इसको बोलते हैं, फीमेल पार्ट को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल पार्ट। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है,
तो मतलब ये जो बन रहा है मेल और फीमेल गैमिट बनेगा, दोनों कहाँ से बनेगा? सिर्फ एक ही प्लांट से बनेगा, मतलब एक ही इंडिविजुअल से बना। अगर मान लो कोई ऐसा प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है जिसमें क्या है, एक पे सिर्फ क्या है, मेल पार्ट प्रेजेंट है, और दूसरे पे क्या होगा, दूसरे प्लांट में क्या होगा? अब जो इसी के वैरायटी का दूसरा जो प्लांट है उस पे क्या होगा? मान लो जो उसका फ्लावर है उसमें सिर्फ क्या होगा, इधर क्या प्रेजेंट था, इधर प्रेजेंट था फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। जैसे पढ़ाए थे ना, इसका क्या होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ये सब डिटेल में पढ़ना भी है, खैर 11th क्लास में भी पढ़े थे। तो क्या है, और ये क्या हो गया इसका मेल पार्ट। तो इसमें जो फीमेल गैमिट बना दूसरे इंडिविजुअल्स दूसरे प्लांट में, और जो मेल गैमिट बना वो दूसरे में, ठीक है। तो इस ये जो क्या है डायग्राम है, किस केस को शो कर रहा है कि गैमिट किस पे बनेगा, डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे। ये जो है डायग्राम है किसको शो कर रहा है कि गैमिट कहाँ बनेगा, सेम इंडिविजुअल्स पे। ये समझ में आया कि कैसे, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। ह्यूमंस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमिट एक ही इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाया जाता है या डिफरेंट? हाँ, सेम, डिफरेंट। तभी तो क्या होते हैं, कोई भी ह्यूमंस को ले लो, उनके क्या होते हैं हमारे पास, एक होते हैं मम्मी, दूसरे पापा, ठीक है। तो एक ह्यूमंस को क्या होगा, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में कहाँ बनता है ये मेल गैमिट, कहाँ बनेगा, एंड फीमेल गैमिट कहाँ बनेगा, किसके अंदर बनता है ये, मेल के अंदर। ये कहाँ बनता है, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमिट। जैसे इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और इसको बोलेंगे फीमेल गैमिट को बोलते हैं ओवा। तो हम लोग किसके एग्जाम्पल है कि जो गैमिट का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होता है। समझ में आया ये लाइन, ये लाइन समझ में आया कि क्या बोल रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, जो गैमिट इसमें तो मेल और फीमेल गैमिट का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हो सकता है वो सेम इंडिविजुअल्स पे भी बने। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये, और मे भी हो सकता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे बने। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये प्लांट और ह्यूमंस हो गए, ठीक है। समझ में आया। अब क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले तो क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। पहले क्या बनता है, गैमीट बनता है। गैमीट के बाद क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो गैमीट क्या करेगा, एक दूसरे फ्यूज होगा। तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा क्या, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। इसमें डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से क्या होगा, जिस इंडिविजुअल्स का गैमीट था क्या होगा, एक इंडिविजुअल्स बनेगा। हाँ, कोई भी इंडिविजुअल्स हो गया, कोई भी जिस ऑर्गेनिज्म का लिए थे, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म बनेगा। समझ में आया। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रोसेस क्या होता है, पहला क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसको बोलते हैं हम क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसका वो गैमीट था, ठीक है, जिसका वो अगर क्या है, ह्यूमंस का दो गैमीट मिलेगा तो क्या बनेगा, ह्यूमंस बनेगा, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे कल भी बताए थे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका रेट क्या होता है, बहुत हाई, ठीक है। क्योंकि उसमें ये नहीं चाहिए होता कि पहले मेल गैमिट मिलेगा फिर फीमेल गैमिट मिलेगा, उससे पहले ये भी होता है कि मेल गैमिट बनना चाहिए, फीमेल गैमिट बनना चाहिए। किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फिर वो जब मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा वो तभी जाइगोट बनेगा। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसका रेट बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि उसमें गैमिट बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता है, और दो पेरेंट्स भी नहीं चाहिए होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत हाई, उसका प्रोसेस का जो रेट होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। और क्या होगा, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता, क्या होता है, बहुत सिंपल। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेट होता है क्या होता है, बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इलेबोरेट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे गैमीट का बनना, गैमीट के बाद दोनों का मिलना, फिर उसका फ्यूजन, जाइगोट बनना, ठीक है। जब दो गैमीट मिलके क्या बनाता है, जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट में थोड़ा डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसमें कुछ सेल डिवीजन होगा, तो वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। अब ये क्या होता है, तो हमको सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2 चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल्स बनेगा या कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इतना समझ में आया। तो ये क्या होता है, इसी वजह, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ये क्या है, बहुत इलेबोरेट है, और दूसरा क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से कि इसको क्या बनाता है, बहुत स्लो कर देता है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाता क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, जेनेटिक मेकअप ले लो, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 गैमीट के फ्यूजन से आया है तो क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, पेरेंट्स से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, वेरी करेगा, किससे, पेरेंट्स से। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताए थे कि 100% क्या होगा, सेम होगा, किससे, अपने पेरेंट्स से, या उस पेरेंट्स से जो भी भाई बहन आए हैं उनसे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, एक तो क्या होगा, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और जब 2 अलग अलग गैमीट मिलेगा, ठीक है, तो दोनों के फ्यूजन से क्या मिलेगा, हमको कुछ डिफरेंट मिलेगा। दूसरा क्या होता है, जैसे कल भी बताए थे, गैमीट जो बनता है किससे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, मियोसिस से बनता है, और मियोसिस से जो गैमीट बनता है उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, क्या लाएगा, इसमें आएगा वेरिएशन आएगा। तो क्या लाता है, इसका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लाएगा, जेनेटिक वेरिएशन। ये क्यों होता है, अकर्स ड्यू टू फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। अब क्या कह रहा है, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और ईच अदर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 पेरेंट्स से जितने भी ऑफस्प्रिंग आए, मतलब जितने भी बच्चे आए, वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल मतलब 100% सेम, लेकिन 100% सेम नहीं होता है, ना ही वो पेरेंट्स से होते हैं और ना ही अपने भाई बहन से। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या होता है, कभी किसी भाई बहन को देखो जो देखने में 100% सेम रहते हैं पूरा अपीयरेंस में, तो क्या होता है, कभी कभी 2 भाई बहन जुड़वा भी होते हैं लेकिन दोनों का कुछ मिलता नहीं है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, जैसे ये जाइगोट बना, ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और इसको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में भी पढ़ाएंगे। तो ये जाइगोट क्या करेगा, स्प्लिट करके क्या बनाएगा, 2 जाइगोट बनाएगा। क्या बनाता है, 2 जाइगोट बनाएगा। अब इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म, इससे क्या आएगा, एक ऑर्गेनिज्म। तो जब जाइगोट स्प्लिट होके क्या होता है, 2 जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर उससे क्या आएगा, जो 2 बच्चे आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो का मतलब एक, मतलब कहाँ से आया हुआ, एक जाइगोट से, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसका एक एक्सेप्शन क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, पहले भी बताया, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो कि एन रहता है, हम लोग का बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अगर मान लो उसमें हम क्या करेंगे, मियोसिस नहीं करवाएंगे, और क्योंकि हम बोल रहे हैं 2 गैमीट चाहिए, तो डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड मिलके क्या बनाएगा, ये 4n बनाएगा। क्या हो जाएगा, ये टेट्रापोलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गैमीट को किस प्रोसेस से, अगर वो 2n है, ठीक है, मतलब वो क्या है, डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड क्या होता है, इस चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ना है। बस इतना समझ लो कि क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसका बॉडी क्या है, 2n है, तो उसका क्या होगा, जो गैमीट बनेगा क्या बनेगा, n बनेगा। और ये समझ में आएगा क्योंकि
अभी हमको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ये भी पढ़ना है, पहले ये समझ लो। तो ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। अब इसका क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, सेम हो जाएगा। अब इससे क्या बनेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? अब दूसरा क्या कह रहा है, जैसे क्या बोल रहा है कि प्लांट हो गया, टॉपिक क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ग्रोथ फेज। किसमें बोल रहा है, प्लांट और एनिमल में। किसमें बोल रहा है, प्लांट और एनिमल में। अब क्यों बोल रहा है, ये बस इतना समझ लो कि क्या मतलब है। प्लांट और एनिमल होते हैं, देखने में भी डिफरेंट है, ठीक है, और जेनेटिक लेवल पे भी वो डिफरेंट है। वो दोनों अलग अलग किंगडम में भी आते हैं, एक आते हैं प्लांट किंगडम, एक आते हैं एनिमल किंगडम। अगर सेलुलर लेवल पे जाए तो दोनों का सेल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इधर देख लो, ये क्या कह रहा है, प्लांट एनिमल एंड फंगाई। प्लांट एनिमल्स एंड फंगाई, जैसे इससे पहले जो लेक्चर लिए थे उसमें क्या बताए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या था, टोटल ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए, 5 कैटेगरी में, जिसमें से ये तीनों भी आता। अब इन तीनों को क्या बोला गया, डिफर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब आउटर अपीयरेंस क्या है इसका, बिल्कुल डिफरेंट। प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, फंगाई अलग है। इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी क्या होगा, मतलब आउटर अपीयरेंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। तीनों का क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल पे ले लो या जेनेटिक लेवल पे ले लो, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट। इसके साथ साथ इसका फिजियोलॉजी भी क्या होगा, बॉडी फिजियोलॉजी भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। बॉडी फिजियोलॉजी मतलब इसके अंदर जो भी क्या हो रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट होता है। तो क्या होता है, तीनों में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका जो बॉडी फिजियोलॉजी होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन ये क्या करता है, हाउ एवर दे फॉलो अ सिमिलर बेसिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कल भी बताए थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जिसमें क्या था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है दोनों में क्या होता है, लगभग ये डिफरेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है उसको क्या करता है, ये लगभग इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इस तीनों में क्या होता है, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ले लो या इंटरनल स्ट्रक्चर ले लो, बॉडी फिजियोलॉजी ले लो, ये सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन एक चीज इसमें सिमिलर होता है, क्या होता है, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसके लाइफ टाइम में कितने फेज होते हैं। फर्स्ट तो क्या होगा उसका, बर्थ। सेकंड क्या होता है, या तो वो किस फेज में होगा, जुवेनाइल फेज में, या तो किस फेज में होगा वो, जुवेनाइल फेज में, और या होगा वेजिटेटिव फेज में। किस में होगा, वेजिटेटिव फेज में। वेजिटेटिव किस में होगा, प्लांट में। वेजिटेटिव फेज किस में लेते हैं, प्लांट में। और जुवेनाइल फेज किस में लेते हैं, एनिमल्स में। जुवेनाइल मतलब किस फेज में होगा, नाबालिग फेज में होगा, ठीक है, इतना समझ। थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। थर्ड क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। फिफ्थ फोर्थ क्या हो जाता है इसका, सीनेसेंस फेज। मतलब इसका क्या आएगा, बुढ़ापा। क्या आएगा, बुढ़ापा। इसके बाद क्या आ जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, डेथ, ठीक है। ये पूरा फेज समझ में आया। तो ये क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्या चलेगा, ये पूरा फेज होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। पहले क्या होगा, उसका जन्म होगा। फिर क्या होता है, या तो एनिमल है तो जुवेनाइल फेज मतलब नाबालिग फेज, ठीक है।
और वेजिटेटिव किस में आता है, प्लांट में आता है। थर्ड क्या आ जाता है उसका, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। एक सर्टेन लेवल पे क्या होता है, मेच्योरिटी आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा। उसके बाद क्या आता है, सीनेसेंस फेज, मतलब क्या आएगा, बुढ़ापा, उसके बाद डेथ, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लगभग कॉमन। तो एनिमल्स में क्या होता है, जुवेनाइल फेज, एंड प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। अब इस फेज में क्या होता है, इस फेज को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा ग्रोथ पीरियड, क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ पीरियड। ये जो वेजिटेटिव फेज हो गया प्लांट में, या जुवेनाइल फेज हो गया एनिमल में, ये कैसा होता है, ग्रोथ पीरियड। इस फेज के दौरान क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का रेट बहुत हाई होता है। उसका जो भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया या हाइट ले लो, ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी इंक्रीज करता है या बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज क्या होता है, इक्वल्स टू बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब इससे कुछ तुमको समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, क्या कह रहा है, इधर से समझ लो। पहले क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दूसरा फेज आता है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। अब क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, कि जैसे ही ये फेज एंड होगा, ठीक है। मान लो पहले क्या है, हमारा पीरियड चल रहा है क्लास का, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगा, क्या स्टार्ट होगा, फिजिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगा, ठीक है, बायोलॉजी का जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा, फिजिक्स का स्टार्टिंग टाइम होगा। जो बायोलॉजी का क्या है, एंड टाइम है, वो क्या है, फिजिक्स का स्टार्टिंग टाइम होगा, लगभग उसी समय में, ठीक है। तो इसी में क्या बोल रहा है, कि जैसे ही जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज किसमें हो गया, प्लांट में, ये एंड होगा, इसके साथ ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ये खत्म होगा, ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। वही रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड होगा, वो किसका स्टार्टिंग होगा, सीनेसेंस फेज का। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज एंड हुआ, वो किसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सीनेसेंस फेज का, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज इक्वल्स टू बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब समझ में आया क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट रीच मेच्योरिटी बिफोर रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। हमारे में भी क्या होता है, सर्टेन एज तक क्या होता है, गर्ल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। क्या होता है, 13 to 14 ईयर्स का क्या होता है, एज को क्या करेगी, जब यहाँ तक पहुंचेगी तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एग का फॉर्मेशन, क्या होता है, एग या ओवा का फॉर्मेशन, ठीक है। तभी क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट में भी क्या होता है, उसका फिक्स टाइम होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ये वेरी करता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, पायल खड़ी हो जाओ या पानी पी ली, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमंस में क्या होता है, 13 to 14 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट रीच मेच्योरिटी बिफोर रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने से पहले कहाँ तक वो मेच्योर होना चाहिए। जब मेच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, ठीक है। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव, अभी हमारा क्या खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जो कि क्या होता है, ग्रोथ पीरियड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। वहां पे क्या बोला था, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज क्या करेगा, इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जैसे ही जुवेनाइल फेज एंड हुआ, ठीक है, या वेजिटेटिव फेज एंड होगा, क्या स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब हम किस में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट। किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्लांट का। तो प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, हमको कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये प्लांट है, किस फेज में है, रिप्रोडक्टिव फेज में है। जब उसपे हम क्या देखेंगे, फ्लावर, ठीक है। जब उसमें क्या देखेंगे, फ्लावर। क्योंकि जो प्लांट का जो मेल और फीमेल पार्ट होता है, वो कहाँ होता है, किसके अंदर होता है, फ्लावर के अंदर। फ्लावर को क्या बोला गया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। हमारे अंदर जैसे होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या कह रहा है, मार्क बाय स्टार्ट ऑफ फ्लावरिंग, जैसे ही उस प्लांट पे क्या होगा, फ्लावर आया, मतलब क्या है, वो
किस फेज में है? रिप्रोडक्टिव फेज में है। और ये होता किस में है? हायर प्लांट में। जैसे फ्लावर का क्या होता है? फ्लावर आता किस में है मेनली? सबसे हायर प्लांट में। जैसे क्या होता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये कहाँ पढ़े थे? 11th में पढ़े थे। अब दूसरा क्या कह रहा है पहले ये समझ लो। अच्छा, यहाँ पे ये दिया गया, इधर नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना ही नहीं है। इधर क्या कह रहा है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड। जैसे हम 11th क्लास भी स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट डे शायद से इंटर और इंट्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो बताए थे, ठीक है, और वो लगभग हर एक चैप्टर में आ ही रहा था, ठीक है। और ये 11th क्लास में हो गया, 12th क्लास में हो गया, हर एक चैप्टर में क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। जैसे ये क्या है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड। वैसे ही हमारा सेल चैप्टर में क्या आया था? इंटर सेल्यूलर स्पेस या इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब ये बताओ, इंटर फ्लावरिंग पीरियड मतलब पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज या वन फ्लावरिंग फेज, ठीक है। अब तुमको कैसे पता चला? क्योंकि इसका क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? हाँ, तो एक क्या होता है? इंटर, दूसरा क्या होता है? इंट्रा। तो इंटर का मतलब क्या होता है? जैसे इंटर का मतलब ये समझ लो कि क्या होता है? इंटरनेशनल मैच। इंटरनेशनल मैच क्या होता है? मतलब दो देश के बीच में। इंटरनेशनल मैच क्या होता है? मतलब दो देश के बीच में। कभी ऐसे सुने हो इंट्रानेशनल मैच? ठीक है, जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो रहा है तो वो क्या हो गया? कि इंटरनेशनल मैच। मतलब क्या हो गया? दो एग्जाम्पल के लिए क्या है? इंटरनेशनल मैच। तो ये क्या होता है? मतलब दो देश के बीच में। क्या होता है? दो देश के बीच में। ऐसे ही कहीं पे भी आ गया, जैसे इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा क्या है? जैसे इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर का मतलब क्या होगा? इंटर सेल्यूलर स्पेस बोले मतलब ये बताओ, यहाँ पे होना चाहिए? इंटर सेल्यूलर मतलब यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए? ये फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए? इंटर सेल्यूलर बोल रहे हैं, सेकेंड में होना चाहिए। मतलब इंटर सेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में। इंटरसेलुलर मतलब दो देश सेल के बीच में। वैसे ही इंटरनेशनल मैच था मतलब दो देश के बीच में। और इंट्रा का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। जैसे केमिस्ट्री में भी आएगा इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो वही अगर कहीं पे इंट्रा है तो मतलब एक ही के अंदर, ठीक है। और इंटर है मतलब दो चीज के बीच में, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड। क्या बोल रहा है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड मतलब क्या होगा? इंटर फ्लावरिंग पीरियड क्या होगा? जो दो फ्लावरिंग पीरियड के क्या होगा? बीच में आएगा। तो क्या है? द टाइम बिटवीन टू फ्लावरिंग फेजेस को क्या बोलेंगे? इंटर फ्लावरिंग पीरियड, ठीक है। समझ में आया? आप कभी भूलोगी। ये क्या होता है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड कब होगा? फ्लावरिंग द टाइम बिटवीन टू फ्लावरिंग फेजेस, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या होता है इसके बाद? ये समझ लो थोड़ा। प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या होता है? मोनोकार्पिक। क्या होता है? मोनोकार्पिक। अब क्या होता है? पॉलीकार्पिक। क्या होता है? पॉलीकार्पिक। अब इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस क्या हो जाएगा कि किस बेसिस पे? जैसे कि दो चीजों को डिवाइड करना है। मान लो हमको यहाँ पे ये डिवाइड करना है कि यहाँ पे कितने मेल प्रेजेंट है, कितने फीमेल प्रेजेंट है। तुमको कुछ तो यहाँ पे बेसिस चुने कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या चूज किए? अच्छा, कितने मेल है, कितना फीमेल है, तो हम क्या चूज किए? एक बेसिस चूज किए। ऐसे ही प्लांट को यहाँ पे डिवाइड किए तो हम क्या लेंगे बेसिस इसका? पहले क्या डिवाइड किया? मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक। इसका बेसिस क्या है? कि वो अपने लाइफ टाइम में कितना बार क्या होगा? फ्लावर देगा। कितने बार क्या देगा? फ्लावर देगा। तो ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। प्लांट को कैसे डिवाइड किए?
ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। तो मोनोकार्पिक क्या होता है? अच्छा ये बताओ, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मतलब ऐसा प्लांट जो कि अपने लाइफ में कितने बार फ्लावर देगा? एक बार देगा। जैसे कुछ प्लांट के नाम बताओ। फ्लावरिंग। फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ। ऐसे प्लांट क्या होगा? मोनोकार्पिक प्लांट क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट जो कि क्या होगा, पूरे लाइफ में कितने बार फ्लावर देगा? एक बार, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज कितने बार आएगा? एक बार। उसके बाद क्या होगा? वो मर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? वीट हो गया, या मस्टर्ड हो गया, या पी प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? एक बार फ्लावर देगा और उसके बाद क्या होता है, उसमें जो सीड बनेगा वो मेच्योर होगा, उसके बाद इस प्लांट का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। जैसे इसका क्या होता है? बीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया। इस सब का क्या होता है? लाइफ टाइम लगभग 3 से 4 महीने का होता है, ठीक है। समझ में आया ये? अब इसमें भी इसके बेसिस पे कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं? इसमें 2 कैटेगरी आएगा। मोनोकार्पिक के भी कितने कैटेगरी होते हैं? 2 कैटेगरी। फर्स्ट क्या हो जाता है? एनुअल। फर्स्ट क्या होता है? एनुअल प्लांट। ये येलो दिख रहा है। और सेकंड क्या हो जाता है? बाइनियल प्लांट। क्या हो जाता है? बाइनियल प्लांट। फर्स्ट क्या हो जाता है? एनुअल प्लांट। सेकंड क्या हो जाता है? बाइनियल प्लांट। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एनुअल में इसमें भी आ जाएगा वीट, मस्टर्ड, इधर जो लिखे थे सब इसमें ही आएगा। राइस भी किस में आएगा? इसी में आएगा। बाइनियल में क्या आता है? जैसे रेडिस हो गया, हम्म, या अनियन हो गया, या कैरेट हो गया, ठीक है। तो ये सब किस में आता है? बाइनियल में। अब एनुअल प्लांट क्या होता है? ये क्या करता है? कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन फेज। और ये क्या होता है? बाइनियल क्या होता है? कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेज, या 2 पीरियड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे तुम गेहूं के बारे में या मस्टर्ड के बारे में सुनी होगी, तो उसमें क्या होता है? एक बार उसको लगाएंगे, ठीक है, फिर उसका आएगा वेजिटेटिव फेज, जिसमें उसका क्या होगा? ग्रोथ। उसके बाद उसपे क्या आएगा? फ्लावर आएगा। फ्लावर के बाद क्या होता है? सीड क्या हो जाएगा? मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसके बाद क्या होगा? उसका सेनेसेंस पीरियड आएगा, मतलब उसका डेथ हो जाएगा। इतना समझ में आया? बाइनियल प्लांट में क्या होता है? जैसे रेडिस हो गया या अनियन हो गया, इसमें क्या होता है? जब तुम इसके प्लांट को लगाओगी तो क्या करता है? ये अपने रूट में क्या करेगा? जैसे रेडिस हो गया या अनियन हो गया, ये अपने रूट में क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। जैसे मान लो इसका 3 से 4 मंथ का क्या है? पीरियड है। रेडिस हो गया या अनियन हो गया, इसका 3 से 4 मंथ का जो पीरियड है, उसमें क्या करता है? पहले जो
उसका रूट है, उसमें क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। जैसे हम लोग गाजर खाते हैं या मूली खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, रूट होता है। रूट में क्या करता है, वो प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है। अगर तुम मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो क्या होगा, ये डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग रेडिस खाएं या अनियन खाएं, अनियन तो खैर होता है फ्लेसी लिव्स, तो इस पीरियड में क्या करता है, एक पीरियड में क्या करेगा, ये अपने अंदर किसको स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अब मान लो किसी का मन हुआ कि हमको क्या करना है, इसको अगले सीजन के लिए हमको इसमें क्या चाहिए, सीड चाहिए। तो उस 3 से 4 मंथ में अगर उसको बेचना है, उस किसान को क्या करना है, बेचना है, तो उसको क्या करेगा, वो खेत से तोड़ लाएगा, ठीक है। अगर उसको क्या करना है, सीड के लिए रखना है, तो उसको दूसरे पीरियड के लिए छोड़ेगा, तब उसमें क्या आएगा, फूल आएगा, ठीक है, और उस फूल में क्या आएगा, सीड आएगा। तो ये कितने में कंप्लीट करता है, ये 2 फेज में, अपने लाइफ को 2 पीरियड में ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। जैसे किसमें आता है, रेडिस एंड अनियन में, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या होता है, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का क्या होगा, पॉलीकार्पिक का बताओ। पॉली मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, मेनी टाइम्स अपने लाइफ में क्या देगा, फ्लावर। एग्जाम्पल के लिए बताओ, क्या है, फ्लावरिंग मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम एट सर्टेन इंटरवल। क्या होगा, एट सर्टेन इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी ये सीजन गया, अब क्या आएगा, आम पे उसका क्या आता है, फ्लावर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम लोग का पता नहीं, हम लोग उसको मोजर बोलते हैं, ठीक है। तो उसपे क्या आता है, उसका फ्लावर आएगा। हाँ, तो बाकी प्लांट जैसे आम के साथ साथ क्या होता है, लीची हो गया, बाकी कटहल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, किसमें आ जाएगा, पॉलीकार्पिक में। अब जैसे उसपे फ्रूट आया, फ्रूट क्या होगा, मेच्योर होगा, फिर उसको हम खाएंगे, लेकिन वो प्लांट मरेगा नहीं, फिर अगले साल भी देगा, फिर उसके बाद भी देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इसका लाइफ टाइम क्या होगा, ये अपने लाइफ टाइम में बहुत बार क्या देता है, फ्लावर। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, मैंगो हो गया या लीची हो गया। इतना समझ में आया। तो ये क्या होता है, अपने लाइफ टाइम में क्या करेगा, ये बहुत बार फ्लावर दे सकता है। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ फ्लावर, सॉरी प्लांट इज कॉल्ड पेरेनियल प्लांट। क्या होगा ये, पेरेनियल प्लांट। इतना समझ में आया। तो पॉलीकार्पिक में क्या आता है, पेरेनियल आता है, पॉलीकार्पिक में क्या आएगा, पेरेनियल आएगा। और मोनोकार्पिक में क्या होता है, मोनोकार्पिक में क्या होता है, कौन आएगा, ये एनुअल आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, बाइनियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, अब देखो ऊपर वाला इजीली समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, नोट्स में ऐड करना है। अच्छा, नोट्स के बारे में बोले थे नहीं बनाने के, ठीक है। क्या करना ना, नोट्स को बना लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो बनवा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ चीज कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, उसको करेक्शन भी करवाते, कुछ बहुत चीज इसमें ऐड भी करवाते लाइन, ठीक है। तो क्या करना, इसको तो ऐड करना ही है उसमें, इसको क्या करना है, ऐड करना ही है उसमें। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाते, ठीक है, उसको भी क्या करना है, ऐड करना है। अब ये नहीं है उसको सिंपली 2 पेन से लिखना है, ये नहीं कि हम 50 रंग का पेन यूज कर रहे हैं। इसके साइड में जो फूल दिया हुआ है, ठीक है, खैर लड़कों का इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, वो लोग सिंपल काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो ये दिया, इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस पे जो क्या होता है, जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी क्या था, वो
कंपेयर करने के लिए किसका बनाए थे, तोते और कौवे का, ठीक है। तो उसका नहीं, अब ये उसका डायग्राम बनाने लग जाना, ठीक है। तो सिंपली जो इस पे क्या दिया गया है बस उसको बनाना है, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करवाए हैं बस उसका बनाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है प्लांट में क्या आएगा, क्या होता है, एक तो एनुअल हो गया या बाइनियल प्लांट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा क्या हो जाता है, पेरेनियल प्लांट होता है। एनुअल क्या होगा, अपने लाइफ टाइम में क्या होगा, ये एक बार फ्लावर देता है, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा, ये दोनों मोनोकार्पिक में, किस में आ जाता है, मोनोकार्पिक में, किस में आ जाता है ये, मोनोकार्पिक में। ये किस में आ जाता है, मोनोकार्पिक में। ये क्या होता है, अपने लाइफ साइकिल को क्या करेगा, एक ही फेज में कंप्लीट करता है। लेकिन बाइनियल क्या करेगा, अपने लाइफ साइकिल को दो फेज में कंप्लीट करता है। इसमें क्या होता है, सो क्लियर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंस फेज, ठीक है। ऐसे प्लांट में क्या होगा, जैसे एक बार हम गेहूं के प्लांट को लगाएं, एक बार में हम गेहूं के प्लांट को लगाए, ठीक है, उसका फिर क्या आएगा, वेजिटेटिव फेज आएगा, मतलब उसका क्या होगा, ग्रोथ पीरियड। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या आएगा, उस पर फ्लावर आएगा। तो हमको क्या है, क्लियरली पता चल रहा है कि अच्छा ये जैसे ग्रोथ हो रहा है, इस पे अभी फ्लावर नहीं है, मतलब किस फेज में है, वेजिटेटिव फेज में है। कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या आएगा, उस पर फ्लावर आएगा, मतलब क्या है, ये रिप्रोडक्टिव फेज में है। कुछ दिन बाद क्या आएगा, उस पे सीड आएगा, गेहूं आएगा, ठीक है, फिर गेहूं पकेगा, ठीक है। जो ग्रीन कलर का प्लांट था वो क्या हो जाएगा, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो किस फेज में था, सीनेशन फेज में था। अब ये तो मैंगो में बता सकते हो, मैंगो में हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सो क्लियर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सीनेशन फेज किस में होता है, एनुअल है, बाइनियल में। इसका क्या है, पेरेनियल प्लांट में क्या होता है, पेरेनियल में क्या होगा, फेजेस आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। इसमें क्या होता है, हार्डर टू डिफाइन कि इसमें कौन सा फेज अभी चल रहा है। जैसे अभी कुछ मैंगो प्लांट में, जैसे अच्छा तुम बोल सकते हैं, अच्छा कि मैंगो का प्लांट जब छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, किस फेज में, वेजिटेटिव फेज में है। और वो बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी जेनेटिकली कुछ प्लांट को ऐसे प्रोड्यूस किया जाता है जो प्लांट अभी बहुत छोटा है। पहले ऐसे प्लांट से मैंगो नहीं आता था। जैसे तुम अभी किसी कहीं से लेके आओ तो क्या होता है, प्लांट बहुत छोटा होगा लेकिन उसमें भी क्या होता है, मैंगो आने लगता है। तो साथ साथ में क्या होता है, उसका ग्रोथ भी होता है। और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड होगा तो उसमें क्या आएगा, फ्लावर भी आएगा, ठीक है, फ्लावर के बाद फ्रूट भी आएगा। इतना समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, क्लियर कट वेरिएशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एंड इसमें क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, सीजनली होता है। मैंगो के प्लांट पे तुम हर जगह आम नहीं देखोगे। खैर जैसे अभी बहुत ठंड था, अभी जनवरी के मौसम में, तो हम गए थे एक दुकान, फ्रूट के दुकान पे केला लाने। वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि आम भी बिक रहा है, ठीक है। और खैर कैसे आया, कैसे वो रखा हुआ, ये नहीं आइडिया है। लेकिन वहां पे जनवरी के मौसम में क्या मिल रहा था, आम मिल रहा था। तो खैर अभी साइंस बहुत आगे चल गया है, मतलब चला गया है। तो क्या है, ये सब मिलता है, जिस सीजन में नहीं मिलना चाहिए उसमें भी क्या होता है, मिलता है। लेकिन क्या है, वो साइंस का यूज करके, वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या होता है इसका, नेचुरल क्या होता है इसका, अपना एक सीजन होता है, उसी सीजन में क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या, तो सितंबर, हाँ अगस्त तक लगभग, अगस्त वो तो खैर बहुत है। हम कहाँ देखे थे, पेड़ पे नहीं देखे थे, हम जनवरी में देखे थे आम के दुकान में, मतलब फ्रूट के दुकान। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है, कुछ प्लांट में क्या होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर। जैसे बांस के वो पेड़ को देखे हो तुम लोग, बांस को, उस पे कभी फ्लावर देखे हो? क्यों नहीं देखे, क्योंकि उस पे क्या होता है, कितने दिन बाद आता है, जब वो 50 से लेकर के 100 साल का हो जाएगा तो उस पे क्या आएगा, फ्लावर आएगा। और उससे पहले क्या होता है, शहर में लोग लगाते नहीं है और गांव में लगाते हैं, तो लोग क्या होगा, 50 से 100 साल होने से पहले या तो वो मर जाएगा, इंसान मर जाएगा, या उसको क्या करेगा, इसके काट कर उसका यूज कर लेगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली गांव में जो घर वगैरह बनाते हैं तो किसका बनाते हैं, टाट का बनाते हैं, वो किसका बना होता है, बांस का बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए इस बांस पे क्या होता है, कोई अभी तक हम तो नहीं देखे, खैर ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर।
अब क्या बताए थे, जो ये पेरेनियल जो प्लांट होते हैं, ठीक है, को क्या होता है, पेरेनियल प्लांट होता है, वो क्या होता है, अपने लाइफ में क्या करेगा, बहुत सारा साइकिल होता है, मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत बार क्या देगा, फ्लावर देगा। वही जो एनुअल हो गया या बाइनियल जो प्लांट होता है, ठीक है, वो क्या होगा, या तो एक सीजन में कंप्लीट करेगा या 2 सीजन में उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, और अपने लाइफ टाइम में क्या देगा, एक ही बार फ्लावर देगा। लेकिन ये जो 2 प्लांट है, ठीक है, ये जो 2 एग्जाम्पल, ये क्या होता है, बहुत सारे सीजन में अपने लाइफ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जैसे क्या हो गया, ये 50 से 100 साल, लेकिन फ्लावर क्या देगा अपने जीवन में, एक ही बार देता है। और ये किस कैटेगरी में आएगा, तो लेकिन ये आता किस कैटेगरी में, ये भी क्या है, पेरेनियल प्लांट है। ये क्या है, पेरेनियल प्लांट है। नोट्स में इसको ऐड करना, क्या है ये, पेरेनियल प्लांट है। ये भी क्या है, पेरेनियल प्लांट है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बैम्बू का जो स्पीसीज हो गया, ये क्या करता है, अपने जीवन काल में कितने बार ये देगा, ये यहाँ पे क्या शो करता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर। ये क्या रहेगा, बहुत सारे सीजन तक ये जिंदा रहेगा, लेकिन अपने जीवन में एक ही बार क्या देता है, फूल देता है। जीवन में क्या करेगा, एक ही बार फूल देगा, क्या है, फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। जितना दिन का इसका जीवन होता है, पूरे जीवन में क्या होगा, बस एक ही बार ये फूल देगा। जैसे बैम्बू में क्या होता है, 50 से लेकर के 100 साल तक, ठीक है, क्या होता है, 50 से 100 साल तक, कोई दिक्कत, क्या करेगा, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, क्या है इसके बाद, ये मर जाएगा। क्या बोल रहा है, जो बैम्बू का प्लांट होता है अपने जीवन काल में कितना का होता है, 50 से लेकर के 100 ईयर का। उसमें क्या होगा, बस ये एक ही बार फ्लावर देता है। फ्लावर के बाद क्या आएगा, फ्रूट आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। वही दूसरी और जो एग्जाम्पल दिया है, किसका दिया गया है, ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। अब ये क्या होता है, नील कुरंजी। ठीक है, ये क्या होता है, नील कुरंजी। इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये क्या होता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता। ये कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया में। कहाँ मिलता है, ये साउथ इंडिया, जैसे केरल हो गया, उस सब में क्या मिलता है, कर्नाटका हो गया, क्या मिलता है, ये प्लांट देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, फ्लावर वंस इन 12 ईयर। ये जो प्लांट होता है क्या करेगा, ये 12 साल में क्या करता है, बस 12 साल में क्या होता है, बस एक बार ये फ्लावर करे, मतलब फ्लावर इस पे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फ्लावरिंग इस पे होगा, कब होगा, फिर 12 साल बाद। जैसे कि अभी तो एनसीईआरटी से ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया, तो इससे जो पहले वाला एडिशन था उसमें क्या बताया गया था, ये जो फ्लावर है कब दिखा गया था लास्ट टाइम, 2006 में। ठीक है, अब 2006 के बाद 12 साल बाद कब दिखना चाहिए था ये, हाँ, तुम्हारा मैथ्स इतना, हाँ, तुम लोग रहने दो। तो ये 2000 लास्ट कब दिखा गया था, 2006 में। फिर पायल के अकॉर्डिंग कब दिखना चाहिए, 2026 में, मतलब इस साल भी दिखना चाहिए था। लेकिन क्या है, ये कौन सा मैथमेटिक्स लगाई हो तुम, ये बताओ। तो ये कब देखा गया था लास्ट टाइम, 2018 में। अब बताओ कब देखा जाएगा ये, अब कब देखा जाएगा, हाँ, 18 में देखा जाएगा। 18 आने वाला है या 18 चला गया, तो अब क्या कब देखा जाएगा, ये 2030 में। ठीक है, अब कब देखा जाएगा, ये 2030 में, क्योंकि इसका क्या होता है, पीरियड क्या होगा फ्लावरिंग का, 12 साल का एक पीरियड होता है। तो क्या है, ये फ्लावर वंस इन 12 ईयर। लास्ट कब ऑब्जर्व किया गया था, सितंबर अक्टूबर के महीने में ये देखा जाता है। कब देखा गया था, 2006 में। 2006 के बाद कब देखा गया था, 2018 में। अब कब देखा जाएगा, ये 2030 में। ठीक है, और जब ये फ्लावर आता है, इस पे क्या आएगा, एक ब्लू कलर का फ्लावर आता है, तो क्या होगा, वो लोग एक वहां पे फेस्टिवल भी मनाते हैं।
जो केरल के लोग हो गए या कर्नाटका के लोग हैं हो गए, क्या होते हैं वहां पे एक फेस्टिवल मनाते हैं इस फ्लावर के आने की खुशी में। तो ये क्या कह रहा है, लास्ट ऑब्जर्व इन सितंबर या अक्टूबर के महीने में, कब, 2006 में। मास फ्लावरिंग टर्न हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ब्लू। जो वहां का क्या होता है, हिल्स होता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में मास लेवल पे ये क्या रिलीज करता है, ये ब्लू कलर के फ्लावर को क्या करता है, ब्लू कलर के फ्लावर को ये क्या करेगा, ब्लू कलर का फ्लावर इस प्लांट पे क्या होता है, आता है। यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बहन, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट कब एब्जॉर्ब किया गया था, 2006 में। जो लास्ट देखा गया था 2006 में, मतलब उससे पहले भी देखा गया था, ठीक है। लेकिन इस बुक के एडिशन से पहले कब देखा गया था, 2006 में। अब ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। अगर ये चैप्टर रहता तो वहां पे क्या आता, 2018 में, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, 2018 में। समझ में आया? अब किस में देखे थे रिप्रोडक्शन, ये किस में चल रहा था, प्लांट में चल रहा था, ठीक है। अब किस में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल, किस में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, अभी हम किसका पढ़ेंगे, बर्ड्स का पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल में क्या है या प्लांट में अभी भी हमको पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है। और वो दोनों चैप्टर क्या है, इस चैप्टर से बहुत बड़ा है। तो पहले किस में देखेंगे, एनिमल में देखेंगे। और एनिमल में किसका देखते हैं, बर्ड का पहले। तो इसमें क्या कह रहा है, जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन। क्या कह रहा है, जब हम ग्रोथ पीरियड में होते तो हमारे अंदर भी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उसके अंदर भी बहुत सारा चेंजेस आता है, ठीक है। या मॉर्फोलॉजिकल हो गया या फिजियोलॉजिकल हो गया। जैसे क्या होता है, हम लोग ग्रोथ पीरियड में होते हैं, तब तक क्या होता है, हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहा होता है, किसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, मेच्योरेशन के लिए। जब क्या होगा, हम इस ग्रोथ पीरियड से निकलेंगे, जब इस ग्रोथ पीरियड से निकलेंगे, जुवेनाइल फेज से निकलेंगे, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों में क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन, क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, क्या बोल रहा है, जुवेनाइल फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे बर्ड हो गया, तो वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहा होता है, किस लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, या जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे हार्मोनल लेवल पे हो गया। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया। बर्ड्स क्या होता है, ये क्या करते हैं, सीजनली ब्रीड करते हैं। लेकिन क्या होता है, अंडा तो हमको हर सीजन में मिलता है, अंडा हर सीजन में मिलता है कि नहीं मिलता। तो वही यहाँ पे क्या बोला गया है, बर्ड्स इन नेचर, दूसरा क्या है, इन पोल्ट्री फार्म। क्या है, नेचर में क्या होगा, ले एग्स ओनली सीजनली, ये कब देते हैं, अंडा सीजनली देते हैं। इनका क्या होगा, अपना एक सीजन होता है, उस सीजन में क्या होगा, अंडा देते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है, मेड ले एग्स ईयर अराउंड, क्या होता है, ये पूरी साल ये क्या करेगा, ये अंडा देगा। लेकिन कैसे अंडा देता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से, ये नेचुरल नहीं होता। अगर नेचुरली देता तो क्या होता है, ये मतलब नेचुरली देता तो क्या होता है, किसी सीजन में देता है। और ऐसे में क्या होता है, जितने भी पोल्ट्री फार्म्स है वो सब बंद। तो क्या कह रहा है, एग लेइंग इन फार्म्स इज अ कमर्शियल प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसको किस लिए यूज करते हैं, व्यापार के लिए यूज करते हैं, फॉर ह्यूमन वेलफेयर नॉट नेचुरल रिप्रोडक्शन। जो क्या होता है, पोल्ट्री फार्म्स में होता है वो नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि बर्ड कैसे ब्रीड करते हैं, सीजनली ब्रीड करते हैं, ठीक है। हम्म, क्या, कौन सा एग वेज, अच्छा एग, हाँ तो वो वेज होता है। हाँ, ऐसे एक के लिए बोला गया है कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन एक को किस कैटेगरी में रखा गया है, वेज की कैटेगरी में, ठीक है। फिर भी हमारा तो मन नहीं मानता है खाने का, क्योंकि वो कहाँ से आया है, एनिमल से आया है। हाँ, लेकिन एक को किस में रखा गया है, वेज की कैटेगरी में।
ठीक है। अब क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पढ़े, सॉरी, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं, किसमें होते हैं, फीमेल्स में होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर हर महीने क्या होता है, पीरियड्स होता है। तो क्या है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें पूरे महीने क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल 2 टाइप्स हम किस में देख रहे हैं, प्लेसेंटल मैमल्स में। किस में देख रहे हैं, प्लेसेंटल मैमल्स में। अब प्लेसेंटल मैमल्स क्या होता है, प्लेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, जो बेबी हो गया, जो ऑफस्प्रिंग हो गया, वो अपने मदर से किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, उसके थ्रू क्या करेगा, मदर से क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। या उस जो ऑफस्प्रिंग हो गया, जो बच्चा हो गया, उसके अंदर क्या है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, तो प्लेसेंटा के थ्रू किसमें, वो मदर के ब्लड में डालेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अपने बॉडी को क्या करेगा, ये प्यूरिफाई करेगा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, मदर से किसको कनेक्ट करता है, बच्चे को ये कनेक्ट करता है, उसके थ्रू क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करेगा, अपने बॉडी से एलिमिनेट करेगा या बाहर निकालेगा। तो ये इसके प्लेसेंटा के बारे में तो डिटेल में पढ़ना है। तो प्लेसेंटल मैमल्स क्या हो गया, अभी समझ में आया। प्लेसेंटल मैमल्स में भी क्या होता है, 2 होता है, एक तो होगा ईस्ट्रस साइकिल, दूसरा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले ये समझ लो, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल में, वो बहुत लेवल पे होता है। जैसे चेंजेस अकर इन ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट एंड हार्मोन। अब ओवरी क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट क्या होगा, जैसे क्या करता है, ओवरी से क्या करेगा, ऐसा कुछ कनाल या डक्ट क्या करता है, जो ट्रांसफर करेगा किसको, एग को ट्रांसफर करेगा। जैसे हमारे अंदर होता है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन से ट्यूब का क्या काम होता है, कौन से डक्ट का क्या काम होता है, ये पढ़ना। अभी बस ये एग्जाम्पल के लिए है, जब क्योंकि यहाँ पे ये आ गया। तो क्या हो गया, किस में चेंज होता है, ओवरी में चेंज हो गया, एक्सेसरी डक्ट में चेंजेस आएगा, एंड हार्मोनल लेवल पे भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। क्योंकि फीमेल के बॉडी में क्या होता है, हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता रहता है। अब हार्मोन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, एक नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल होता है, जो हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस में यूज आता है, ठीक है। बहुत सारे बॉडी के प्रोसेस में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो हमारा 11th क्लास का लास्ट चैप्टर था, हम लोग हार्मोन्स पे ये खत्म किए थे। अब क्या होता है, प्लेसेंटल मैमल में भी 2 होता है, या तो होगा ईस्ट्रस साइकिल, या तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ईस्ट्रस साइकिल के बारे में नहीं सुनी होगी, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जरूर सुनी होगी, क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन फीमेल्स में भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। क्या होता है, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक कोई दिक्कत अब ज्यादा है। तो ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, प्राइमेट्स में, ठीक है। अब ये प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स बस इतना समझ लो, नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में आएगा जिसके पास क्या होता है, जो उसका जो क्या होता है, लेग हो गया, पैर हो गया, उसमें क्या होगा, क्लॉ होता है, मतलब क्या होगा, पंजा होगा। प्राइमेट्स में क्या होता है, क्या आएगा, हैंड विद फिंगर्स, क्या होगा, हैंड विद, किसके साथ होगा, फिंगर्स के साथ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये फिंगर है, तो वो किस में आ जाएगा, प्राइमेट्स की कैटेगरी में। और जिसके पास क्या है, क्लॉ है, मतलब पंजा है, वो क्या आ जाएगा, नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में। और जो नॉन प्राइमेट्स है, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, उसमें क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल। जैसे कि गाय हो गई या भैंस हो गई, ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएगा, ईस्ट्रस साइकिल में। मतलब वो क्या है, नॉन प्राइमेट्स हो गए। उसमें क्या होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता है। जैसे ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक
उसका क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या आएगा, उसका जब रिप्रोडक्टिव फेज रहता है, तो मान लो जो उसका क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या होगा, ब्लड का लाइनिंग बनेगा, ब्लड का लाइनिंग क्या होगा, बनेगा। मतलब क्या करेगा, ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा किसके लिए, अगर इन द केस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो बेबी का डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, इसके अंदर। अब मान लो एग का फॉर्मेशन भी हुआ, एग का क्या हुआ, फॉर्मेशन भी हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या होगा, ब्लड का लाइनिंग क्या होगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, ये फिर इसके बॉडी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, बॉडी के एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब इसमें ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इसमें होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका बॉडी क्या करता है, फिर इस लेयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वही प्राइमेट्स में क्या होता है, प्राइमेट्स में क्या होगा, मान लो ये जो हमारा ओवरी है, सॉरी यूट्रस है, उसमें क्या बनता है, ब्लड का लाइनिन। हर पीरियड, हर महीने में क्या होगा, जो 28 डेज का जो साइकिल होता है, उसमें क्या करता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अगर जाइगोट बना तो क्या होगा, इसको क्या करेगा, इससे वो जा करके क्या होगा, चिपक जाएगा। अब इसको क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। अगर मान लो इन द केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या होगा, यहाँ पे ओवरी जो रहता है वहां पे क्या होगा, एग का फॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जो ब्लड का जो थिकनिंग है, ये क्या है, ये क्या होगा, ब्रेक, किसके फॉर्म में आएगा, ये ब्लीडिंग के फॉर्म में। जो हर महीने क्या होता है, गर्ल्स में पीरियड जो होता है वो इसी वजह से होता है। किस वजह से होता है, जो एग बना था, ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक होके क्या होगा, वजाइना के थ्रू क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा ये ब्लड। लेकिन वही ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, इसका बॉडी क्या करेगा, जो भी एनिमल होता है उसका बॉडी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होता है। अब कुछ क्या होता है, जैसे ये किस में होता है, मंकीज में हो गया, एपीज में हो गया, या ह्यूमंस में हो गया। तो मंकीज में भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मंकी में भी हो गया, या चिंपैंजी में हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन जो गाय भैंस हो गया उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उसमें क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल। अब ये सब क्या, ये सब कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक। अब क्या कह रहा है, ब्रीडिंग विंडोज एंड एजिंग क्या होता है, कि किसी किसी में क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है। जैसे अभी किस में बताए थे, बर्ड में भी बताए थे कि वो लोग क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर, ठीक है, वो क्या करेंगे, सीजनली ब्रीड करेंगे, ठीक है, मतलब सीजनली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब पूरे थ्रू आउट द सीजन क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते, मतलब थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या करेंगे, ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें क्या फर्स्ट दिया गया है, सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, ये क्या करता है, सीजनल ब्रीडर्स क्या करेगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये कैसे ब्रीड करेगा, सीजनली ब्रीड करेगा, मतलब सीजनली ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, कब ये रिप्रोड्यूस करेगा, जब उसके बॉडी के लिए वो क्या है, फेवरेबल सीजन, ठीक है, उसी सीजन में वो क्या करेगा, ब्रीड करेगा, ठीक है। अब क्या करता है, रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए क्या है, वाइल्ड एनिमल्स, क्या है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीजनली ब्रीड करेंगे। क्यों सीजनली, और किस सीजन में करेंगे, जो सीजन उसके बॉडी के लिए या उसके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत सही है, बहुत फेवरेबल है, ठीक है, जो जो सीजन उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके बच्चे के डेवलपमेंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसी सीजन में क्या करेगा, ब्रीड करता है। अब दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है, सीजनल मतलब कब ब्रीड करेगा, सीजनली ब्रीड करेगा। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब क्या करेगा, थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव पीरियड ये क्या करेगा,
ब्रीड करता है। क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होता है, 13 से 14 साल से लेकर के कब तक होता है, 40 से 45 साल तक, ठीक है। तो मतलब क्या है, इस पीरियड में क्या कर सकते हैं, वो ब्रीड कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक उसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है तब तक वो क्या करेगा, ब्रीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब सबसे लास्ट क्या था, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज से, उसके बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। अब रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट देख लिए, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स देख लिए, उसके बाद क्या है, सबसे लास्ट क्या होता है, सीनेसेंस, किस एज में चला जाएगा, ओल्ड एज में। अब ये क्या होता है, जैसे पहले ही भी बताए, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज इक्वल्स टू बिगनिंग ऑफ सीनेसेंस, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होगा वहां से कौन स्टार्ट हो जाएगा, सीनेसेंस फेज, मतलब क्या आने लगेगा, बुढ़ापा आने लगेगा। ये क्या कह रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअली डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों में भी, जैसे कभी दादाजी को बोलियो कि दादाजी खाना खा लीजिए, तो क्या बोलते हैं कि अरे हम दिन में एक बार से ज्यादा खा लेते तो हमको पचता नहीं है, मतलब क्या है, उसका उनका डाइजेशन का क्या है, और डाइजेशन क्या हो गया, बॉडी फंक्शन में आ गया। तो क्या है, डाइजेशन का जो फंक्शन था उनका, बॉडी का फंक्शन, वो क्या हो गया, स्लो हो गया। जैसे बोलते हैं ना, दिन में हम एक ही बार खाते हैं, या तो रात में खाएंगे या दिन में खाएंगे, ऐसे दादाजी लोग मोस्टली बोलते हैं। तो उनका क्या है, डाइजेशन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, उनका फंक्शन स्लो हो गया। तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टराइज बाय ग्रेजुअल डिक्लाइन इन बॉडी फंक्शन, उनका बॉडी फंक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बॉडी क्या है, बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा। शोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या कह रहा है, कैरेक्टराइज बाय ग्रेजुअल डिक्लाइन इन बॉडी फंक्शन एंड स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का क्या है, मेटाबॉलिज्म, मतलब जो भी यहाँ पे क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन, जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चल रहा है, किसी चीज का बनना हो गया या किसी चीज का टूटना हो गया, हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, या कि कोई भी प्रोसेस ले लो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ले लो, या डाइजेशन का प्रोसेस ले लो, या बाकी और प्रोसेस ले लो, ठीक है। इस सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, किसी चीज का बनना या टूटना हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सब क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक दिन जब बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, मतलब वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्या है, रेगुलेशन ऑफ लाइफ फेजेस, कैसे हमारा जो लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे जन्म हुआ उनका, जुवेनाइल फेज होगा या वेजिटेटिव फेज होगा, उसके बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होता है, सीनेसेंस फेज आएगा। तो ये सारा जो फेजेस है, ठीक है, वो क्या होता है, रेगुलेट कैसे होता है, किससे रेगुलेट होता है। तो फर्स्ट किससे रेगुलेट होगा, हार्मोन से, और दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट से। जैसे अगर अभी अगर हार्मोन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे लास्ट चैप्टर हम जस्ट 11th का खत्म भी किए, तो हमारा बहुत सारा जैसे बॉडी फंक्शन है जिसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेगुलेशन ऑफ लाइफ फेजेस है, किससे होता है, हार्मोन से हो गया। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, जैसे कि हमारा आस पास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे लिए अगर फेवरेबल होगा तो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो फेवरेबल है, मतलब वो ज्यादा दिन तक जिएगा, ठीक है, उसका फेज वो ज्यादा दिन तक चलेगा। अगर वो फेवरेबल नहीं है तो वो फेज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो क्या है, किससे ये अफेक्ट होता है, पहला तो हार्मोन से हो गया, दूसरा किससे होता है, इन्वायरमेंट से होता है। उसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सही लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ में उसका एनवायरमेंट कैसा है, ये सब किसको अफेक्ट करेगा, बिहेवियर एक्सप्रेशन को, ठीक है, कि वो जो फेज है वो अच्छे से रहेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा, या बहुत जल्दी चला जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, यहां तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो अ डेफिनिट सीक्वेंस ऑफ इवेंट,
इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, पहले गैमीट बनेगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या होता है, इसमें एक डेफिनेट फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है क्या होता है, ये फॉलो करेगा, एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरा के बाद तीसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा आने से पहले कौन आ जाए, तीसरा आ जाए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरा आने से पहले पहला आ जाए। हाँ, दूसरा आने से पहले पहला नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये क्या कह रहा है, हार्मोन एंड एनवायरमेंट टुगेदर कंट्रोल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है। किसको कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। अगर मान लो इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं करता तो सीजन थोड़ी मैटर करता कि ये सीजनली ब्रीड करेगा कि नहीं करेगा। इन्वायरमेंट मैटर करता है, तभी तो कुछ ऑर्गेनिज्म सीजनली ब्रीड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, जैसे बोल दिया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉलो होता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब क्या है, मेन क्या है, गैमीट का मिलना। मेन क्या होता है, शादी। मेन क्या होता है, शादी। अब जो मेन हो गया, जैसे वेडिंग होता है, जो प्री वेडिंग इवेंट हो गया या पोस्ट वेडिंग इवेंट हो गया, ये होगा या नहीं होगा किस पे निर्भर करता है, वेडिंग पे निर्भर करता है। वेडिंग अच्छे से होना चाहिए। तो क्या हो, कभी कभी होता है प्री वेडिंग इवेंट हो भी गया लेकिन वेडिंग ही नहीं होता, तो क्या होगा, पोस्ट वेडिंग होगा। पोस्ट वेडिंग इवेंट होगा, जो रिसेप्शन था तुमको पार्टी में बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, मेन है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो यही क्या है, अभी जो बोल रहा था ना कि ये सीक्वेंस फॉलो करता है। तो पहले क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कभी ऐसा हुआ है, शादी से पहले क्या होता है, हल्दी और मेहंदी का फंक्शन। कभी किसी को मन हुआ कि हम तो इस बार अलग करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले शादी कर लिया उसके बाद क्या करेगा, हल्दी एंड मेहंदी। और चूंकि कुछ अलग करेंगे तो शादी से पहले क्या कर लेगा, रिसेप्शन कर लेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब इधर समझ लो क्या कह रहा है, डिस्पाइट डिफरेंस इन एनाटॉमी द इवेंट आर फंडामेंटल एंड सिमिलर। क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है, कि जो अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पढ़े थे, जैसे फंगाई हो गया, एनिमल हो गया या प्लांट हो गया, उसमें जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे एनाटॉमी, या उसका बॉडी फिजियोलॉजी हो गया, या क्या हो गया, उसका आउटर अपीयरेंस हो गया जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, कितना ज्यादा वेरिएशन होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होता है वो क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है, डिस्पाइट डिफरेंस इन एनाटॉमी द इवेंट्स आर फंडामेंटल एंड सिमिलर। क्या होता है इसका, अब इतना समझ में आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसे क्या होता है, गैमीट प्रिपरेशन एंड ट्रांसफर। उसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, गैमीट बनेगा, उसके बाद गैमीट का मिलना जुलना, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा। फ्यूजन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, ठीक है। और अभी जो तुम लोग ये ऑफलाइन बैच कर रहे हो, ठीक है, अभी क्या है, ये जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है इसमें क्या है, इसका सेम कहाँ अवेलेबल है, न्यूटन फिजिक्स के ऐप पे, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये ऐप। तो सेम बैच कहाँ अवेलेबल है, न्यूटन फिजिक्स के ऐप पे, ठीक है। तो ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। अगर आप पीसीबी से हैं, पीसीबी से, तो क्या होगा, किस बैच को ज्वाइन करना है, संकल्प बैच को। अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो, ठीक है, या कोई भाई बहन अगर पीसीएम से है, किससे है ये, पीसीएम से, तो इसके ऑल्टरनेट में कोई बैच है जिसका शायद से नाम है विजेता बैच, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या मिलता है, हिंदी
इसके साथ साथ मिलेगा हिंदी एंड अंग्रेजी, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसके साथ साथ, दोनों में पीसीबी हो या पीसीएम है, दोनों में क्या है, इसके साथ साथ मिलेगा हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि हम ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर सकते, घर से बहुत दूर है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये लास्ट था। तो आज का होमवर्क क्या हो जाएगा? कल का होमवर्क नहीं करके आए थे? कल का होमवर्क तो कब तक चलेगा ये? अब दूसरा क्या करना है, असाइनमेंट से क्या करना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्या है क्वेश्चन है उसको क्या करना है, कहाँ से कवर करना है, असाइनमेंट से कवर करना है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है, सॉल्व करके लाना है, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको क्या करना है, लिख के लाना है। कहाँ से? ये एनसीईआरटी के वो सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिया रहता है ना एक्सरसाइज में, उससे क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके लाना है, ठीक है। पहला क्या करना है, उसके बाद रिवीजन और असाइनमेंट से क्या करना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर करके लाना है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो किसका देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है?